सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। वर्ष 2021 समाप्त हो चुका है और साल 2022 का आगाज हो चुका है। ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बीते वर्ष की किताब के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि साल 2021 में प्रदेश ने कई बड़े बदलाव देखे और कई नई चीजों की शुरुआत का गवाह भी बना। हम आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़े तो बेटियों को भी सशक्त किया, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया तो आमजन के स्वास्थ्य को लेकर सजग और सचेत रहे। केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की तरक्की और खुशहाली के कामों को भी गति दी। प्रदेश के लिहाज से बीते साल की महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी और शिवहर्ष सहालका जी। आप दोनों का हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद राशिद जी। प्रभु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपकी नजर में मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहा वर्ष 2021? राशिद जी, देखिए, यदि हम कहें वर्ष 2021 को तो ये मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर ईयर माना जा सकता है जी। कोरोना की दूसरी लहर को मध्य प्रदेश ने झेला, जो बहुत भीषण लहर आई थी, पूरे देश में आई थी। मध्य प्रदेश में भी उसका असर हुआ। काम धंधे लोगों के ठप हो गए थे, रोजगार बंद हो गए थे, सरकार की आय के साधन घट गए थे। उस सबके बावजूद यदि हम आज देखते हैं मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में, साल खत्म होने पे है तब, तो मध्य प्रदेश को इससे नई राह देखने को मिली है। मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, ऑक्सीजन के लोग हैरान परेशान थे, लेकिन आज की स्थिति में हम सरप्लस ऑक्सीजन स्टेट है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर कि सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की उतनी व्यवस्था नहीं थी कि कोई महामारी आए तो उसका मुकाबला कर सके। आज की तारीख में यह है कि हम छोटे बच्चों के लिए भी आईसीयू बनाकर बैठे हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था के साथ हम बैठे हुए हैं। रोजगार के क्षेत्र में बात करें तो जो कोरोना की लहर के साथ जो बेरोजगार हुए या अन्य बेरोजगार हुए, उनके लिए सरकार ने कई स्कीम शुरू की है। उनके रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, नई भर्तियां शुरू की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो प्रदेश में लगातार काम हो रहा है। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात इस साल मिली है, केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी सौगात मिली है, जिससे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल पानी से भरपूर हो जाएगा। पीने का पानी की किल्लत नहीं रहेगी, घर घर पेयजल पहुंचा जा रहा है। स्वच्छता में मध्य प्रदेश को लगातार पुरस्कार मिले हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि मध्य प्रदेश के लिए ये साल बिल्कुल बदलाव का साल रहा है। हमने उन चुनौतियों को झेला है जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन उन चुनौतियों से मुकाबले करने की राह हमको दिखी है। लोगों ने अपने स्तर पर भी, सरकार ने भी अपने स्तर पर भी, और समाज ने, सभी ने मिलकर इस चुनौतियों का मुकाबला करने का नया रास्ता खोजा है। और बिल्कुल ये मान के चलिए राशिद जी कि जब मुसीबत आती है तो उससे नई राह निकलती है। मध्य प्रदेश ने एक नई राह देखी है जिस पर अब लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। सवालका जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कोरोना महामारी के बीच वक्त मुश्किल था, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार के निर्णयों से राज्य ने, प्रदेश ने बहुत जल्द विकास की रफ्तार पकड़ ली। आप कैसे देखते हैं जो बीता वर्ष है 2021 कैसा रहा प्रदेश के लिहाज से? बेशक 2021 कोरोना काल के लिए ही जाना जाएगा, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे पत्रकार साथी और सैकड़ों जो लोग मारे गए हैं उनके नाम यादगार की वर्ष की तरफ देखा जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ श्री शिवराज सिंह चौहान जो कोरोना काल में ही शायद उन्होंने वापस अपनी गद्दी संभाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वास्तव में उस कोरोना काल सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से संभाला गया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। छोटी मोटी जरूर कमियां तो सब जगह रहती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी ने वास्तव में कमाल कर दिखाया कोरोना काल में। जी जी जी, बिल्कुल। मुश्किलों में बिखरने के बजाय निखरने का काम किया है। निखरने का काम जैसा प्रभु जी ने भी कहा कि संकट कई थे, ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर नहीं थे, हमने ऑक्सीजन संकट थे, छोटी मोटी कमियां तो रहती है और रही है ना, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया। मतलब एक लीडरशिप का जो रोल होता है वो उन्होंने निभाया है।
जी जी और उसको प्रूव किया है। जी। और ये कोरोना पर नियंत्रण के साथ ही जो वैक्सीनेशन में भी रिकॉर्ड बनाए, और क्योंकि शुरुआत जनवरी माह से पिछले वर्ष, अगर हम 2021 में बात की जाए तो 2021 में जनवरी में शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन में, और अगर हम देखें तो 31 दिसंबर तक इंदौर ने एक रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वहां पर 28 लाख से ज्यादा दोनों डोज लोगों को लगा दिए। तो पहला शहर मध्य प्रदेश का भी बन गया दोनों डोज लगाने वाला। कैसे देखते हैं, बहुत मुश्किल था लेकिन इंतजाम किए, योजनाएं बनाई, और ऑक्सीजन को लेकर भी, और बाकी जो क्षेत्र थे वहां भी आत्मनिर्भर बनाए, और जो मेडिकल सुविधाएं वो भी मुहैया कराई गई। मैं सोचता हूँ कि वैक्सीनेशन में तो वास्तव में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, स्पेशली मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, है ना। और भोपाल में भी बहुत रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, इंदौर में भी हुआ, और दूसरे शहरों में भी हुआ है। लेकिन अब इसकी रफ्तार को और तेज किया जाए ताकि तीसरी लहर का असर बहुत मिनिमम हो सके। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, संकट की ही बात कर रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और संकट आया था बीते वर्ष, जो चंबल और ग्वालियर जो रीजन है, संभाग हैं, अतिवृष्टि से हालात बहुत बेकाबू थे, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से और सहयोग से और प्रदेश सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए जो कदम उठाए, उससे जनहानि नहीं हुई, और जो स्थितियां हैं वो वक्त रहते नियंत्रण में आ गई। बिल्कुल राशिद जी, मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए साधुवाद है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वो काम किया जब वहां बाढ़ की विभीषिका आई थी, जो पहले कभी हुआ नहीं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिनने पहली बार ये स्कीम देश में दी कि जिनके घर उजड़ गए हैं उनको मकान किराए के लिए 6,000 रुपया महीना देने का वहां पे प्रबंध किया गया, राशन दिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू करते हुए दिखाई दिए। तो ये सब दिखाई देने का खेल नहीं है, ये एक संदेश देने का खेल है कि आप जो नीचे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीमें जुड़ी हैं और जो गांव के लोग जुड़े हैं लोगों को बचाने में, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी हुई है। तो ये एक संदेश देने का वहां पे है, और बाकायदा उनके लिए राहत के तमाम उपाय किए गए हैं, और फिर से उनको वहां पर बसाने के लिए, घर बनाने के लिए सरकार लोन भी दे रही है। और ये बड़ा एक मध्य प्रदेश ने नया प्रतिमान स्थापित किया है, जो दूसरे राज्यों के लिए भी है कि वो भी देखें, सीखें। इसके पहले याद होगा आपको, एक बार मंदसौर में बाढ़ आई थी, तो वहां पर भी जो है, यदि हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री तब नहीं थे, लेकिन तब भी वो वहां पहुंचे थे लोगों की मदद करने के लिए। तो जब लीडर जनता के बीच में जाता है तो जनता अपने आप स्व प्रेरणा से फिर आगे बढ़ती है और एक दूसरे की मदद करती है। तो जैसा अभी हम वैक्सीनेशन पर भी बात कर रहे थे या कोरोना की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश ने पहली बार गांव के लोगों को गांव की नीतियां बनाने का काम किया कोरोना की लहर से बचाव के लिए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां गांव के स्तर पर बनाई, ब्लॉक के स्तर पर बनाई, तहसील है, कस्बा है, शहर है, हर स्तर पे लोगों को एम्पावर किया कि वो सरकार काम नहीं करेगी, सिर्फ आपका काम है, आपको बचना है, आपको अपनी गलतियों से सबक लेना है, आपको अपने लिए सुविधाएं जुटानी है, तो जनता सहयोग करे, सरकार उनके साथ खड़ी है। और यही मॉडल जो है, जो ग्वालियर चंबल अंचल में जो बाढ़ आई थी उसमें भी अपनाया गया। तो एक बड़ी एक मिसाल यहाँ पर है, और जिससे एक बदलाव होता हुआ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जी प्रभु जी, ये तो संकट की बात हमने कही थी। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो मध्य प्रदेश ने उपलब्धियां भी बहुत हासिल की हैं। स्वच्छता में नए आयाम स्थापित किए हैं। पहली बार 35 जो पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। इंदौर स्वच्छतम शहर 5वीं बार उसको तमगा मिला। तो इस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं, और आगे आने वाले समय में भी किस तरह से आगे बढ़ना होगा इस क्षेत्र? बिल्कुल, इंदौर ने राजेश जी कमाल किया है स्वच्छता के मामले में। वहां के आप इंदौर की सड़कों पर देखिए, गंदगी नहीं दिखती है। वहां पर रंग पंचमी का त्योहार बहुत जोश खरोश से मनाया जाता है। उसके त्योहार के तुरंत बाद सड़कें साफ हो जाती हैं, कहीं रंग का निशान नहीं दिखता है, कोई आदमी सड़क पर थूकते हुए नहीं दिखता है, कहीं पर गंदगी करता हुआ नहीं दिखता है। लोग घरों का कचरा जहां भेजना है वहां पर ही प्रॉपर भेजते हैं। अलग अलग डस्टबिन रखी हुई हैं, लोग कार में डस्टबिन लेकर चलते हैं। ये इंदौर का कल्चर हो गया है। और इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि समाज को खुद आगे आने की प्रेरणा देने का काम है। इंदौर के जब यदि ये शुरू हुआ था 2017 में, पहली बार इंदौर को स्वच्छता पुरस्कार मिला, तो वहां पे नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह हुआ करते थे। उन मनीष सिंह ने लोगों को जागरूक किया, सख्ती भी की, पूरे प्रशासन को लगाया साथ में,
जनता को जोड़ा और आज इंदौर ने एक वो प्रतिमान स्थापित किया है कि प्रधानमंत्री भी उसकी तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया उस शहर को देखने आती है कि आखिर वहां पर ऐसा क्या मिसाल है, वहां के लोगों में ऐसा क्या जज्बा है कि वो इतनी सफाई पसंद है। भोपाल की बात करें, भोपाल ने भी सफाई में अच्छा काम किया है। अभी जो पुरस्कार मिले हैं, बिल्कुल ये वाकई में उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। 35 पुरस्कार एक राज्य को मिलना, प्रदेश के 4 बड़े शहरों को पुरस्कार मिलना, इंदौर का तो पहले स्थान पे लगातार 5वीं बार है ही है, जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, 4 बड़े शहरों को पुरस्कार मिलना, छोटे शहरों को पुरस्कार मिलना, सफाई मित्र योजना में भी मध्य प्रदेश को टॉप करना, इंदौर को 5 स्टार रेटिंग मिलना, अलग अलग जो स्कीम है, ओडीएफ, डबल ओडीएफ, तो हर स्तर की जो स्कीम है सफाई के, जो भी पैमाने हैं, उन पैमानों पर मध्य प्रदेश के शहर कस्बे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास चल रहा है कि गांव में भी वो लोगों तक ये जागरूकता आए, वो इस आदत को अपनाएं, वो और सफाई पसंद हो। और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने पहले कार्यकाल के दौरान जो सफाई के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया था, तो वो हमने स्थापित करके दिखाया है कि एक कहीं पर कोई एक संदेश आता है तो उसको जनता कैसे अपनाती है। और ये महात्मा गांधी की सीख थी। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए जब आंदोलन किए तो गांव-गांव से लोग जुड़ रहे थे। उस समय तो इतना कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, लेकिन लोगों को अवेयरनेस तब भी थी, लोग जानते थे। और वही चीज है कि अब समाज को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर प्रदेश नंबर 1 बनेगा। जिस तरीके के मध्य प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व कहता है कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है, तो हमको हर पैमाने पर खरा उतरना होगा, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। तो वो उस दिशा में हमारे लगातार कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सोहलका जी, बीते वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कई मौकों पर वर्चुअली मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में शामिल हुए और बीते 15 नवंबर को भी वो भोपाल आए, जहां पर एक ऐतिहासिक जो गौरव दिवस कार्यक्रम है वो हुआ, उसमें शामिल हुए। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के दौरों को, और जो प्रधानमंत्री की दिलचस्पी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के लोगों से उनके संबंध हैं, और यहाँ के विकास की और योजनाओं की जिस तरह से वो कई प्लेटफॉर्म्स पर तारीफ कर चुके हैं, कई मर्तबा, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि स्वच्छता की भी वो तारीफ कर चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं पटेरिया जी से आगे जो बात करना चाहूंगा कि सन 2021 में हमारे 2 और महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। वो है वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन को उद्घाटन किया गया, और दूसरा ये कि सालों से लंबित जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के विजन से मध्य प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और डेफिनेटली कुछ चीजें क्रिटिसाइज करने लायक होती हैं या कुछ कमियां तो जरूर रहती है, उसको मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो पटेल जी ने कहा कि स्वच्छता, वास्तव में हम स्वच्छता में बहुत इंडिया में बहुत आगे हैं। इंदौर, भोपाल को अगर ले लिया जाए तो इतने सैकड़ों शहरों में हम, मतलब 2-4 शहर अगर इंडिया में नजर आते हैं तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ये है कि कृषि के क्षेत्र में भी हमें लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिलते रहे हैं, और मेरे को लगता है शायद 2021 में भी मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जी प्रभु जी, बीते वर्ष में जो अगर मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो उसके जो 3 रूप मोटे मोटे तौर पर अगर हम एनालिसिस करें तो 3 रूप देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो चरित्र भी बताते हैं कि सख्त, सशक्त और संवेदनशील। अगर सख्त की हम श्रेणी में रखें तो जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए गए पूरे वर्ष में, और मंच से भी उन्होंने कई मर्तबा ये चेतावनी दी माफिया को, अधिकारियों को फटकार लगाई मंच से, सख्त लहजा दिखाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस। अगर हम सशक्त की बात करें तो विभिन्न योजनाएं इतनी चलाई कि जिससे मध्य प्रदेश और सशक्त हुआ। और संवेदनशील कि अगर हम सीएम हाउस में बात करें कि जो बच्चों के साथ दिवाली मनाना हो या जो बुजुर्गों को घर पे राशन पहुंचाने वाली बात हो, तो किस तरह से देखते हैं ओवरऑल एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर उनको कि सख्त, सशक्त और संवेदनशील की श्रेणियों में अगर हम रखा जाए? बिल्कुल, यहाँ पर
शिवराज सिंह का चौथे कार्यकाल में, चूंकि बात शिवराज सिंह की हो रही, तो चौथे कार्य में उनका एक रूप नया दिखाई दिया है, वो जो सख्त वाला है। जी। शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील तो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब से थे, और मुख्यमंत्री बनने के पहले से भी थे। जैसा उनको रूप नजर आता है कि मुख्यमंत्री बनने के पहले ही वो अनाथ बच्चियों को गोद लेकर खुद लालन पालन कर रहे थे, और उसी से लाडली लक्ष्मी जैसी योजना मध्य प्रदेश में बनी, कन्यादान जैसी योजना जो उनके घर के अपने अनुभव से निकलकर सामने आई, जिसको कि पूरे देश ने अपनाया है। आज निकाह योजना कहें या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कहें, तो सभी राज्यों में वो चल रही है। बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों के लिए वाकई में मुख्यमंत्री का सेवा भाव देखने लायक है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे पहले तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी, जिसको कि आज सभी राज्य अपनाए हुए हैं। तो इस तरीके से संवेदनशीलता तो शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ी हुई मानी जा सकती है। बिल्कुल। सशक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में जो उनका पिछला कार्यकाल था, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। वो मध्य प्रदेश को में कई नए उद्योग लगाने की बात हुई, इन्वेस्टर समिट्स हुई हैं, उसके लेकर कई बार नियम भी बदले गए कि उद्योग आ रहे हैं जो यहाँ पर इच्छा दिखा रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं या यूआई कर रहे हैं, वो वास्तव में लगे, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स मध्य प्रदेश में खोले गए। ऐसे बहुत सारे काम किए गए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। यदि हम आज सड़कों का जाल देखते हैं, अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में है, तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर 2003 के पहले की स्थिति और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश बिल्कुल बदला हुआ मध्य प्रदेश है। बिजली के मामले में देखें तो जब बिजली रहती नहीं थी पहले मध्य प्रदेश में 2003 तक, आज मध्य प्रदेश सरप्लस स्टेट है, दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहा है, बांट रहा है, ये स्थिति है मध्य प्रदेश में। तो हर क्षेत्र में सशक्त भूमिका में मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। संवेदनशीलता जरूर मुख्यमंत्री का जो अहम पहलू है वो तो अपने साथ है ही है, लेकिन सख्त रूप इस बार नजर आया है। अपराधियों पर बहुत सख्ती से काम करना, कहीं अधिकारियों की गलती है तो तत्काल उनको सजा देना, ये बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है। जैसे पेटलावद हादसा हुआ, ये निमावर हादसा हुआ, अपराधियों के घर तोड़ देना, तो एक संदेश देने का खेल है कि आपको कानूनन सजा तो जो मिलेगी वो कानून के मुताबिक मिलेगी, उसमें समय लगता है, लेकिन एक समाज में संदेश जाए कि कोई और ऐसा अपराध न करे, तो उसके लिए क्या सख्ती की जाए। तो वो सख्ती दिखाने का जो काम है, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो, चाहे पुलिस के स्तर पे हो, कानून व्यवस्था के मामले में हो, या राजनीतिक इच्छा शक्ति के मामले में हो, वो रूप बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान का इस बार बदला हुआ नजर आया है। और ये मध्य प्रदेश के हित में भी है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो, एक बात कही जाती है, और दूसरी बात ये की जाती है कि यदि आपको अच्छा राज्य करना है तो आपको थोड़ा सा तानाशाही रूप भी दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो टेबल पे बनती हैं, उसको लागू कराने के लिए, मनवाने के लिए जनता को सख्ती बरतनी पड़ती है। जैसे मास्क की ही बात कर ले हम, कोरोना काल में मास्क को लेकर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सड़क पर निकले लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील करते हुए दिखाई दी। लेकिन फिर भी लोगों ने मास्क नहीं लगाए, तो मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करना है। ये सख्ती है कि वो आपको बता रहे संवेदनशीलता के साथ आप मास्क लगाएंगे तो आपका बचाव होगा, आपका परिवार का बचाव होगा, दूसरों को कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन आप यदि उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो सख्ती दिखाने से भी प्रदेश सरकार नहीं पीछे हट रही है। ये एक बड़ी बात है और ये बिल्कुल जरूरी है किसी भी राज्य के हित के लिए। चाहे हम केंद्र की बात करें तो वहां पर भी वो दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो लगातार जो ग्रेजुअली चेंजेस आते रहते हैं, आप लगातार मुख्यमंत्री पद पर हैं, लगातार सरकार चला रहे हैं, तो आपको जो कमियां दिखती हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने आचरण में अपनी कमियों को दूर कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? प्रदेश के हित के लिए बदल रहा है, उसका परिणाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। श्वालका जी, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने 2021 में भी कई आयाम स्थापित किए हैं। जैसे दिसंबर माह में ही जो आंकड़े सामने आए उसमें जैविक खेती में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया है। 27% जो जैविक खेती है पूरे देश की अगर हम बात करें, 27% जैविक खेती अकेले मध्य प्रदेश में होती है। किस तरह देखते हैं इस अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को, जो कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लगातार काम किया जा रहा है, चाहे वो आर्थिक मदद की जा रही हो किसानों की या फिर विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को जो है समृद्ध और लाभ, खेती को लाभ का धंधा बनाने की जो प्रयास किए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काफी आगे है और मेरे को लगता है काफी सालों से लगातार 10 साल से तो ये मान के चल रहे हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक का जो आपने बात की, तो ऑर्गेनिक खेती में और किसानों की आत्मनिर्भरता में भी हम
अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और बहुत कुछ करने की जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हाँ हो चुका है, बहुत कुछ उसमें करने होना की बाकी जरूरत है। जी जी बिल्कुल। प्रभु जी, ये बहुत एक ऐतिहासिक फैसला, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है उसको इस बार केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। बहुत महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, और जो करीब 9 से 10 जिले हैं जो लाभान्वित होंगे इस योजना से। कितनी महत्वपूर्ण योजना इस लिहाज से भी कि रोजगार के अवसर भी यहाँ विकसित होंगे, और जो सिंचाई है वो भी होगी, और जो पीने का पानी है वो भी लोगों को मिल पाएगा। राशिद जी, मैं उसी बुंदेलखंड से आता हूँ जहाँ पे ये योजना शुरू हुई है। जी। बुंदेलखंड की जमीन बहुत पथरीली है, पानी है नहीं, किसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उपज होती नहीं है उसकी। जी। पीने के पानी की भी वहां पे दिक्कत है। उस क्षेत्र के लिए जहाँ की पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो वहाँ रोजगार नहीं है। जी। वहां पे यदि हम कहें कि झांसी से सटा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है प्रतापपुर, जी। लेकिन वहां पर उद्योग नहीं है। जी। तो ऐसी जगह पर जहां पर साधन सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पानी नहीं है, तो उस जगह पर पानी पहुंचाना एक पुण्य का काम कहा जा सकता है इसको। और ये स्कीम बहुत लंबे समय से चल रही थी। यदि हम नदी जोड़ो परियोजना की बात करते हैं तो अंग्रेजों का जब राज था, ब्रिटिश काल के दौरान ये स्कीम सबसे पहले बनी थी कि देश की नदियों को जोड़ा जाए। जी। इस पर विचार चलते चलते 1980 में इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की बात हुई केन बेतवा लिंक परियोजना पे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर गए थे, उसमें एक डीपीआर के लिए एमओयू हुआ था, फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। वर्तमान समय में यदि हम आज की राज्य सरकारों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों को इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने इस स्कीम की महत्ता को समझा और आपसी विवादों को हल किया। और आज ये स्कीम जो है सतह पर आती हुई दिखाई देती थी, इसको लेकर एग्रीमेंट हो गया है। 8 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि 9 जिले करीब हैं प्रदेश के जहां पर इसका लाभ होगा। हम ये भोपाल में बैठकर बात कर रहे हैं राशिद जी, विदिशा तक पानी का लाभ मिलेगा लोगों को, यहाँ पे विदिशा के लोगों तक पानी आएगा उसके कारण। और ये वो पानी है जो केवल बह जाता है, जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। 2 नदियों को यदि जोड़कर 221 किलोमीटर की एक केनाल बनाई जाएगी, 2 नदियों को जोड़कर जब पानी को संग्रहित किया जाएगा तो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित होगा। 8,60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी मध्य प्रदेश की, तो एक तरीके से पूरा बुंदेलखंड अंचल जो है पानी से भरपूर हो जाएगा। 41 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की बात है। जहां पेयजल का संकट है वहां पर ये संकट दूर होगा। इसका एक ये है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, भूमिगत जल बढ़ेगा तो जमीन की उर्वरता भी बढ़ेगी साथ में, और बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर वहां पर उत्पादन बढ़ेगा। 3 फसल लोग ले पाएंगे, 4 फसल भी लोग ले पाएंगे। कैश क्रॉप की तरफ लोगों का रुझान जाएगा जब पानी होगा, और इसके साथ ही उद्योग धंधे भी वहां पर आएंगे। तो ये बहुत महती योजना कहें कि बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर है। और केवल बुंदेलखंड के लिए क्यों, ये मध्य प्रदेश के लिए भी गेम चेंजर है, उत्तर प्रदेश के उस बुंदेलखंड अंचल के लिए भी गेम चेंजर है, और एक बड़ी योजना है। हालांकि 44,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने, 8 साल का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई व्यवधान इसमें ना आए, और जो सरकार की मंशा है वो पानी मिलेगा। तो स्वाभाविक तौर पर यदि बुंदेलखंड विकसित होता है तो पूरा प्रदेश विकसित होगा, क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में संसाधन है जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम शिक्षा की बात करें प्रभु जी, तो शिक्षा में भी ऐतिहासिक रहा है जो बीता वर्ष है। 2021 में 38 विद्यार्थियों का यूपीएससी में जो सफलतापूर्वक उनका चयन हुआ और उन्होंने गौरवान्वित किया है। इसी को देखते हुए हम नई शिक्षा नीति जो है वो भी ऑलमोस्ट लागू हो गई है प्रदेश में। किस तरह से देखते हैं इस उपलब्धि को शिक्षा के क्षेत्र में? बिल्कुल, नई शिक्षा नीति स्वागत योग्य है। इसमें पहली बार जो है लोगों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा भी दी जाएगी साथ में, जिससे वो रोजगार मूलक हो सके। क्योंकि आज की जो शिक्षा है, आपने आम डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन कर लिया, बीए बीएससी, उस डिग्री का उपयोग क्या है? उसके लिए आपको कोई स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए। जैसा कि हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी पीएससी का एग्जाम दीजिए, लेकिन वो तैयारी करके आपको देना पड़ता है। आईटीआई का जो कॉन्सेप्ट है या आईआईटी का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में ये है कि आपको एक स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके आधार पे आपको रोजगार मिलता है। उसी तरीके से आम पढ़ाई के साथ ही बच्चों को रोजगार मूलक शिक्षा मिलेगी। ये केंद्र सरकार की नीति है जिसको मध्य प्रदेश ने इस साल से लागू करने जा रहा है, नए साल से। प्रदेश में इसको लेकर अच्छी तैयारियां हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी खूब तैयारियां कर रखी हैं और उच्च शिक्षा विभाग ने भी उसी हिसाब से तैयारियां की हैं। एक बड़ा बदलाव इसमें यदि हम देखें तो इसके साथ मध्य प्रदेश में ये आया है
कि जो कॉन्वेंट कल्चर है जी। वो सरकार अपनाने जा रही है। जी जी सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है। अच्छे गुणवत्ता के स्कूल, जी उसके लिए अलग से टीचरों की भर्ती हो रही है। जी जो टीचर है उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है। जी। 8-10 उसके पैमाने तय किए गए हैं, जिन पैमानों पर स्कूल बनेगा वहां पे जो है वर्चुअल क्लासरूम होगा, स्मार्ट क्लासरूम होगा, बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, पीने के पानी का बंदोबस्त होगा, तमाम सुविधाओं के साथ। और ये राशिद जी शायद आपकी जानकारी में होगा, जी भोपाल का रशीदिया स्कूल इसका मॉडल बना है। पहला सीएम राइज स्कूल जो डेवलप किया गया है वो रशीदिया स्कूल को बनाया गया है। और उसी आधार पर इस साल जो आने वाला साल है इसमें 350 करीब स्कूल पूरे प्रदेश में खोले जा रहे हैं सीएम राइज के। और इसका अलग अलग स्तर तय किया गया है। हर जिले में एक सीएम राइज स्कूल होगा, उसमें विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित है। ब्लॉक स्तर पे सीएम राइज स्कूल होगा, ग्राम स्तर पे सीएम राइज स्कूल होगा। 1000 से 3000 तक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आएंगे। और ये है कि हर बच्चे को टीचर मिल सके, इसका पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे किया गया। जो आज टीचरों की कमी की बात होती है वो कमी नहीं रहेगी। शिक्षा का पैमाना अच्छा रहेगा। और उससे जो नई पौध तैयार होगी, अब जैसे भोपाल को देखते हैं तो एक्सीलेंस स्कूल जो है जी या एक्सीलेंस कॉलेज है, ये जब शुरू किया गया था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये क्या सरकार ने प्रयोग किया सरकारी स्कूल को। लेकिन आज एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं, बड़ी तादाद में सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसा आपने यूपीएससी की बात की तो मध्य प्रदेश ने वाकई अच्छी उपलब्धि हासिल की इस बार यूपीएससी एग्जाम में। भोपाल की बिटिया ने महिला वर्ग में टॉप किया है। और इस उपलब्धि को, इस गौरव को आगे बढ़ाने, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए एक काम और इसमें बहुत अच्छा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बच्चों को बुला के उनका सम्मान किया है। ये पहली बार हुआ है। तो ये शिवराज सिंह चौहान की वो संवेदनशीलता दिखाई देती है यहाँ पर, वो उनका एक रुख दिखाई देता है कि जिस दिशा में बच्चों का रुझान जा रहा है वहां पर वो प्रेरणा उनको देने का काम कर रहे हैं। कि अब ये पहली बार हुआ है शायद प्रदेश में कि जो टॉपर हैं, जिन्हें यूपीएससी क्लियर किया, उनको बुलाकर उनका सम्मान करना पहली बार हुआ है। जिनके साथ आपको काम करना है आगे चलकर, जिन राजनेताओं के साथ, जिनके साथ नीतियां बनानी है आपको आगे, उनके साथ आप ट्रेनिंग के पहले ही आप बैठ के देख रहे हैं कि कैसा काम होता है, उनसे मिलने का आपको मौका मिल रहा है। तो ये बिल्कुल बदलाव मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और स्वाभाविक तौर पर पूरी शिक्षा के क्षेत्र में ही नई शिक्षा नीति आने के साथ ही प्रदेश में नई उपलब्धियों भरा मध्य प्रदेश होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। कुल मिलाकर बीता वर्ष मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। यहाँ हमने मुश्किलों से निकलकर बिखरने की बजाय निखरने का हुनर सीखा। तो प्रधानमंत्री के आपदा के अवसर में के ध्येय वाक्य को भी आत्मसात किया। प्रभु पटेरिया जी, आपने और शिवहर्ष जी, आपने हमारे कार्यक्रम में समय देकर हमारे श्रोताओं से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राशिद जी, मैं मध्य प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एक संकल्प लें कि प्रदेश इस पूरे नए साल में, जो आने वाला साल है, इस साल में प्रदेश के हित का कोई एक बेहतर वो काम शुरू करें जिससे वो उनका अपने योगदान प्रदेश हित में दे सकें और अपने खुद के परिवार की उन्नति में दे सकें। बिल्कुल। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं श्रोताओं को देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी के लिए नूतन वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। सुर्खियों में